सोचिए जरा, अगर आज रात देश में अचानक युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, बॉर्डर पर तनाव हो, इंटरनेट पर हमला हो जाए या किसी विदेशी ताकत ने भारत की डिजिटल नसों पर वार कर दिया हो, तो भारत बात कैसे करेगा? सेना से लेकर सरकार तक, जिलाधिकारी से लेकर सीमावर्ती चौकी तक, संवाद किस नेटवर्क पर चलेगा? क्या उस नेटवर्क पर चलेगा जो मुनाफे के हिसाब से फैसले करता है, या उस नेटवर्क पर जो देश के आदेश पर चलता है? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। यही सवाल है जो आज हर भारतीय को परेशान करना चाहिए। सरकार बीएसएनएल को आखिर क्यों बचा रही है और क्या इससे आम आदमी को भी फायदा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि सरकार बीएसएनएल को क्यों बचा रही है, बल्कि ये बात भी करेंगे कि इससे आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी और मजबूत टेलीकॉम कंपनी बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में बीएसएनएल आत्मनिर्भर बने जरूर लिखिएगा और बीएसएनएल के सम्मान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यह चैनल कोई मीडिया न्यूज का नहीं है। इस चैनल पर भारत के हर नागरिक का समान अधिकार है। आइए आते हैं अब मेन मुद्दे पर। कई लोग कहते हैं बीएसएनएल घाटे की कंपनी है, कोई कहता है ये पुरानी हो चुकी है, कोई ताना मारता है कि आज के दौर में बीएसएनएल का क्या काम। लेकिन इतिहास गवाह है, हर वो चीज जो देश के काम की होती है उसे पहले बेकार कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी लंबे समय तक रन न बना पाए तो उसे बाहर करने की आवाज उठती है, लेकिन वही खिलाड़ी जब मुश्किल मैच में खड़ा हो जाता है तो पूरा देश उसका नाम चिल्लाता है। बीएसएनएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीएसएनएल की कहानी कोई साधारण कंपनी की कहानी नहीं। साल 2000 में जब भारत अपनी सरकारी टेलीकॉम व्यवस्था को नया रूप दे रहा था, तब बीएसएनएल का जन्म हुआ। उससे पहले भारत का पूरा टेलीकॉम सिस्टम सरकार के हाथ में था। लैंडलाइन, एक्सचेंज, ट्रंक कॉल, सब कुछ सरकारी नियंत्रण में। 1990 के दशक में जब देश ने आर्थिक सुधारों का रास्ता पकड़ा, तब प्राइवेट कंपनियों को टेलीकॉम में आने की इजाजत दी गई। मकसद था प्रतिस्पर्धा बढ़े, सेवाएं सुधरें और देश डिजिटल बने। धीरे धीरे एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां आई। फिर आया एक बड़ा तूफान जियो। 4G क्रांति ने पूरे खेल को पलट दिया। डेटा सस्ता हुआ, इंटरनेट आम आदमी की जेब में पहुंचा और देश डिजिटल हो गया। लेकिन इस पूरे खेल में बीएसएनएल वहीं खड़ा रह गया, जैसे अखाड़े में कोई पहलवान हो जिसे कुश्ती लड़ने से पहले ही हाथ बांध दिए गए हों। बीएसएनएल 3G में अटका रहा, 4G के लिए स्पेक्ट्रम देर से मिला, निवेश रुका रहा, फैसले फाइलों में दबे रहे और घाटा बढ़ता चला गया। अब सवाल उठता है, अगर बीएसएनएल इतनी कमजोर हो गई थी तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती? यही वो जगह है जहां कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं रहती, कहानी राष्ट्र की रणनीति बन जाती है। सरकार जानती है कि टेलीकॉम आज सिर्फ कॉल और इंटरनेट का मामला नहीं है, यह देश की नर्वस सिस्टम है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही देश के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। अगर रीढ़ टूट जाए तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता। अगर कम्युनिकेशन हाथ से निकल जाए तो देश संकट में पड़ सकता है। आज की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां शानदार सेवाएं देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका पहला धर्म मुनाफा है। उनका कंट्रोल कॉरपोरेट बोर्ड्स के पास है। डेटा कई बार थर्ड पार्टी सिस्टम से होकर गुजरता है। क्लाउड, सर्वर, मैनेजमेंट सब कुछ पूरी तरह सरकार के सीधे आदेश में नहीं होता। लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क ऐसा नहीं है। बीएसएनएल सरकार के सीधे नियंत्रण में है। इसका हर बड़ा फैसला राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है। युद्ध या आपात स्थिति में सरकार को ऐसे नेटवर्क की जरूरत होती है जिस पर वह बिना किसी रुकावट के आदेश दे सके। सीमा पर बैठे जवानों को निर्देश मिले, आपदा के वक्त प्रशासन काम करे। अगर कल को साइबर अटैक हो जाए तो कम से कम एक ऐसा सिस्टम रहे जिस पर देश भरोसा कर सके। यही कारण है कि सरकार बीएसएनएल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति मानती है। अब जरा डेटा की बात करें। आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध गोलियों से नहीं, डेटा से लड़ा जाएगा। कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस इलाके में क्या गतिविधि है, किस समय नेटवर्क कैसे व्यवहार कर रहा है, ये सब सूचनाएं किसी भी देश के लिए सोने से ज्यादा कीमती होती हैं। प्राइवेट नेटवर्क में डेटा कई लेयर से होकर गुजरता है। थर्ड पार्टी वेंडर, इंटरनेशनल टेक सपोर्ट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह जोखिम होता है।
बीएसएनएल का सिस्टम अपेक्षाकृत बंद और नियंत्रित है। यही वजह है कि संवेदनशील सरकारी कम्युनिकेशन आज भी बीएसएनएल पर निर्भर रहता है। पुलिस, रेलवे, रक्षा से जुड़े कई विभाग अब भी बीएसएनएल का इस्तेमाल करते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह रणनीति है। अब जरा इसे क्रिकेट के उदाहरण से समझिए। अगर टीम इंडिया में सिर्फ 2 बड़े स्टार बल्लेबाज हों और बाकी कोई ना हो तो टीम कमजोर हो जाती है। अगर वही 2 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो पूरा मैच हाथ से निकल जाता है। बीएसएनएल टेलीकॉम का वही तीसरा खिलाड़ी है जो शायद हर मैच में छक्का न लगाए, लेकिन मुश्किल वक्त में विकेट पर टिककर टीम को संभाल लेता है। सरकार को यह भी पता है कि अगर बीएसएनएल पूरी तरह खत्म हो गया तो टेलीकॉम सेक्टर कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। फिर दाम कौन तय करेगा, नियम कौन बनाएगा, उपभोक्ता कहां जाएगा? प्रतियोगिता खत्म होना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। बीएसएनएल का अस्तित्व ही बाजार में संतुलन बनाए रखता है, चाहे उसका मार्केट शेयर कम ही क्यों ना हो। और अब बात भविष्य की। सरकार सिर्फ बीएसएनएल को जिंदा नहीं रख रही, बल्कि उसे नए रूप में ढालने की कोशिश कर रही है। देसी 4G और 5G टेक्नोलॉजी, देश के अंदर बना नेटवर्क, आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये सब बीएसएनएल के साथ जुड़ रहा है। यह आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, इसमें गलतियां भी होंगी, लेकिन दिशा साफ है। देश को कम्युनिकेशन के मामले में पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देना। तो अगली बार जब कोई कहे कि सरकार बीएसएनएल पर पैसा बर्बाद कर रही है, तो उससे एक सवाल पूछिए, अगर कल देश को सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तो क्या सिर्फ मुनाफे पर चलने वाला सिस्टम देश को बचाएगा, या वो सिस्टम जो देश के आदेश पर चलता है? यही सवाल इस कहानी का दिल है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां बीएसएनएल पूरी तरह मजबूत हो चुका है, देसी 4G और 5G नेटवर्क देश भर में फैल चुका है, गांवों से लेकर सीमाओं तक, पहाड़ों से लेकर समुद्र किनारे तक एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो मुनाफे से नहीं, राष्ट्रहित से चलता है। इस तस्वीर को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो सपना है जिसकी वजह से सरकार आज बीएसएनएल पर दांव लगा रही है। अगर बीएसएनएल सफल होता है तो सबसे पहला असर पड़ेगा भारत की डिजिटल आजादी पर। आज हम भले ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हों, इंटरनेट चला रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी डिजिटल रीढ़ पूरी तरह हमारी नहीं है। टेक्नोलॉजी, उपकरण, सपोर्ट सिस्टम, बहुत कुछ बाहर से आता है। बीएसएनएल के जरिए सरकार एक ऐसा विकल्प खड़ा करना चाहती है जिसमें देश का नेटवर्क देश की जरूरतों के हिसाब से चले, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के समय हथियार अपने होने चाहिए, किराए के नहीं। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएनएल की अहमियत और भी बढ़ जाती है। लद्दाख, अरुणाचल, राजस्थान के रेगिस्तान या फिर नक्सल प्रभावित इलाके, ये वो जगहें हैं जहां प्राइवेट कंपनियां अक्सर पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वहां मुनाफा नहीं दिखता। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा मुनाफे से नहीं चलती, वहां बीएसएनएल खड़ा रहता है। अगर भविष्य में बीएसएनएल तकनीकी रूप से मजबूत हो गया तो ये इलाके सिर्फ कनेक्ट नहीं होंगे, बल्कि सुरक्षित भी होंगे। अब इसे युद्ध के उदाहरण से समझिए। जब 2 देश आमने सामने होते हैं तो सिर्फ बंदूकें नहीं चलती, संदेश भी चलते हैं। आदेश, निर्देश, इंटेलिजेंस, सब कुछ कम्युनिकेशन पर टिका होता है। अगर उस वक्त नेटवर्क स्लो हो जाए या किसी बाहरी दबाव में आ जाए तो नुकसान सिर्फ तकनीकी नहीं होता, रणनीतिक होता है। सरकार यह रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए बीएसएनएल को जिंदा रखना नहीं बल्कि सक्षम बनाना जरूरी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अगर बीएसएनएल फेल होता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। तब भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा। शुरुआत में सब ठीक लगेगा, नेटवर्क तेज होगा, ऑफर आकर्षक होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा घटेगी वैसे वैसे विकल्प खत्म होंगे। और जब विकल्प खत्म होते हैं तो उपभोक्ता की आवाज भी कमजोर हो जाती है। तो क्या भारत को सिर्फ तेज इंटरनेट चाहिए या सुरक्षित और आत्मनिर्भर डिजिटल भविष्य? अगर आपको लगता है कि यह सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही राष्ट्रहित से जुड़े विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानकारी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, जिम्मेदारी समझने के लिए होती।